Hello students. So our today's topic is descriptive epidemiological study or we can say descriptive epidemiology. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के डिफरेंट टाइप्स थे, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे और फर्दर जब लेक्चर्स आएंगे तो हम एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एक टाइप का ऑब्जर्वेशनल स्टडी है एंड ऑब्जर्वेशन से हमारा मतलब क्या है कि ऐसी स्टडी जिन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ देख करके किया जाए, यानी कि यहाँ पे हमें कोई एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे कि अफ्रीका में एक बर्किट नाम का एपिडेमियोलॉजिस्ट था, तो उन्होंने देखा कि एप्स्टीन बार वायरस का जो भी इन्फेक्शन होता है तो उस पॉपुलेशन में आगे जा कर के कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जिसे बाद में बर्किट लिम्फोमा नाम दिया गया। तो ये एक तरह की ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। या न्यू गिनी में वायरल इन्फेक्शन से एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हुआ जो कि स्लो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर था, जिसे कुरू नाम दिया गया। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं। और जब हम स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे फर्स्ट स्टडी हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, इसलिए इसे बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज़ डन ऑन पॉपुलेशन रादर देन एन इंडिविजुअल। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का जो मेन एम है वो एम है हमारा टू डिस्क्राइब द डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को टाइम, प्लेस, पर्सन स्टडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें डिजीज के वेरिएंट्स टाइम, प्लेस एंड पर्सन की फॉर्म में हमें देखने होते हैं। यानी कि व्हेन इज़ डिजीज अकरिंग, कब हो रही है यानी कि टाइम देखना है। वेयर इज़ इट डिजीज अकरिंग, यानी कि कहाँ हो रही है, प्लेस देखना है। एंड हु इज़ गेटिंग द डिजीज़, यानी कि पर्सन के बारे में हमें जानना है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इन्हीं की स्टडी को डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। इसके डिफरेंट प्रोसेसेज हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है डिफाइन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, यानी कि हमें जो स्टडी करनी है उसमें पॉपुलेशन कौन सी यूज करेंगे। देन डिफाइन द डिजीज अंडर स्टडी, तो पॉपुलेशन के बाद उस पॉपुलेशन में जो डिजीज है उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में डिफाइन हो गई जब हमारे पास डिजीज, तो हमें फिर केस देखना है और उस डिजीज को हमें टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है कि ये डिजीज़ किस टाइम होती है, किस प्लेस पे होती है, कैसे लोगों को होती है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। उसके बाद डिजीज़ का मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट यानी कि डिजीज़ का इंसिडेंस, प्रिविलेंस, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, etc। तो जब हमने मेजरमेंट डिजीज़ के मेजर कर लिए तो उसके बाद में जो मेजरमेंट के जो इंडिसेज निकल के आए उन इंडिसेज को हमें कंपेयर करना है डिजीज पॉपुलेशन एंड नॉन डिजीज पॉपुलेशन के बीच में। और उसके बाद एक इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस हमें बनानी है। तो मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमेशा इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी से इटियोलॉजी भी पता चलती है और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट भी होती है। ठीक है, तो जैसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें लगभग काफ़ी कॉमन होती हैं। वहाँ पर पॉपुलेशन अंडर स्टडी की जाती है, फिर डिजीज केस डिफाइन किया जाता है। सिमिलर यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा है। तो सबसे पहला डिफाइन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। यहाँ जो हम पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जिस भी एरिया में हम ये स्टडी कर रहे हैं वहाँ के एरिया में हम टोटल पॉपुलेशन बेस देखेंगे कि पॉपुलेशन का नंबर क्या है और वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स मतलब पॉपुलेशन किस एज ग्रुप की पॉपुलेशन है, किस सेक्स ग्रुप की पॉपुलेशन है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, लोगों का कल्चर क्या है, या जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो हमें पॉपुलेशन में देखने हैं। अब या तो हम पूरी पॉपुलेशन को लें, इधर होल पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन का कोई सैंपल ले लें, यानी कोई सैंपल ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों पर एक बार में हम स्टडी नहीं कर सकते, तो उसमें से हमने एक सैंपल ले लिया, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ले लिया। या कोई हम स्पेसिफिक ग्रुप ले लें, स्पेसिफिक ग्रुप मतलब कोई एज का ग्रुप ले लिया, जैसे बच्चों में करनी है स्टडी, या बड़े लोगों में करनी है, या पर्टिकुलर किसी 10 से 20 साल के लोगों की में करनी है, या सेक्स ग्रुप ले लें, या तो मेल पे स्टडी हो गई या फीमेल पे हो गई,
या ऑक्यूपेशनल ग्रुप पे स्टडी ले लें कि हम पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले लोगों पर ही ये स्टडी कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स पर, या किसी पेशेंट्स पर, या किसी डिजीज़ के पेशेंट्स पर, या हॉस्पिटल एडमिटेड लोगों पर, कहीं पे भी हम कोई भी एक ग्रुप को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है ये इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मीनिंग निकल के आए। पॉपुलेशन शुड बी लार्ज इनफ। कैसे? जैसे मान लो आपकी पॉपुलेशन तो है सिटी की 5 लाख और आपने 50 लोगों पर स्टडी कर दी और फिर बोल दिया कि भाई हमारा डाटा, ये 50 लोगों का डाटा 5 लाख लोगों पर हम अप्लाई करेंगे या एप्लीकेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इतनी पॉपुलेशन पे स्टडी तो करो आप कि उसका कोई मीनिंगफुल डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आए। ठीक है। पॉपुलेशन की खासियत ये होनी चाहिए कि स्टेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं हो। हमें ये पता होना चाहिए कि वो इज़ रेजिडेंट, वो इज़ नॉट, यानी कि बाहर का कोई बंदा आ गया या बाहर का कोई पर्सन उस पॉपुलेशन में आकर के रह रहा है जो कि उस पॉपुलेशन या उस एरिया के एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड ही नहीं था या वहाँ की जेनेटिक्स से अफेक्टेड नहीं था, तो उस केस में हमारी स्टडी जो है ख़राब होने का चांस रहेगा। इसलिए हम स्टेबल पॉपुलेशन, और हमें माइग्रेशन नहीं चाहिए पॉपुलेशन में। हमें पता होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में जो लोकल एरिया का रेसिडेंट कौन है, वही हमारी पॉपुलेशन में हमें लेना है। एक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि जो भी डिजीज़ है उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए हमें हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहा जाता है कि डिफाइंड पॉपुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी पढ़े तो हर जगह हमने क्या देखा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में नीचे हमारे मैक्सिमम जगह क्या आया? पॉपुलेशन आई। तो इसलिए पॉपुलेशन डिफाइंड होनी चाहिए कि कौन सी पॉपुलेशन एट रिस्क है, वही हमारा डिनोमिनेटर का काम करेगी। अगर ये पॉपुलेशन हमने गलती से ज़्यादा ले ली तो उस केस में हमारा डेटा कम आएगा, रिजल्ट वैल्यू कम आएगी। या पॉपुलेशन यहाँ पे हमने कम ले ली तो हमारी फॉल्सली रेट जो है हाई आएगी, रेट रेशो पॉपुलेशन जो भी हम निकालेंगे। इसलिए ये डेफिनेशन या पॉपुलेशन को डिफाइंड होना इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक। अब हमें पॉपुलेशन एक बार डिफाइन हो गई तो हमें अब डिफाइन द डिजीज़ अंडर स्टडी। हमें स्टडी के अंदर जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को डिफाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो डिजीज़ की डेफिनेशन है, पहली बात तो डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसाइज और वैलिड होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? तो ये जब हम स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ वाला हमारा चैप्टर आएगा तब उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें बस इसको याद रखना है कि हमारी डेफिनेशन एक्यूरेट डेफिनेशन हमें चाहिए, और वो डेफिनेशन से हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा केस कौन सा है। ठीक है। अब जैसे जो क्लिनिशियंस होते हैं, क्लिनिशियंस को प्रिसाइज डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक हेडेक का पेशेंट आया हेडेक का, तो उसका डायग्नोसिस पूरा करना कि हेडेक का रीज़न क्या है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसके पहले उसका हेडेक ठीक तो करना है। तो एक बार उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट तो देना पड़ता है क्लिनिशियन को, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए कि हेडेक में कौन सा हेडेक है, माइग्रेन है या टेंशन हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है या कोई और डिफरेंट टाइप का हेडेक है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्योंकि उसी डिजीज़ के वेरिएबल्स देखने हैं, इसलिए माइग्रेन है तो माइग्रेन के ही हमें रीजन या आइटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर फाइंड आउट करना है। टेंशन हेडेक है तो टेंशन हेडेक के ही रिस्क फैक्टर या एपिडेमियोलॉजी फाइंड आउट करनी है हमको। इसलिए एपिडेमियोलॉजिस्ट को एक क्लियर कट क्राइटेरिया वाली डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जब हम केस को डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करने के लिए जो भी डायग्नोस्टिक मेथड हम यूज करते हैं वो डायग्नोस्टिक मेथड एक तो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। एक्सेप्टेबल मतलब लोग एग्री हो जाएं डायग्नोसिस करवाने के लिए, और पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो। यानी कितना इजी टेस्ट होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन पर या बड़ी पॉपुलेशन पर करे तो इजीली हो जाए वो, है ना। अब जो भी हमने केस आइडेंटिफाई किया उसको एक्चुअली में डिजीज़ होनी चाहिए, तभी हम उस डिजीज़ की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। मान लो हमने कोई फॉल्स पॉजिटिव केस ले लिया जिसको डिजीज़ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे स्टडी ख़राब होगा। ठीक। अब जो हमने केस डेफिनेशन बनाई वो केस डेफिनेशन थ्रू आउट द स्टडी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आधी स्टडी में जाके केस का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया तो फिर हमारा वहाँ दिक्कत होगी स्टडी में। ठीक। अब इसमें आगे जैसे एक डेफिनेशन कैसी हो, ऑपरेशनल डेफिनेशन हो। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब हमारा पूरा काम जो है पूरी स्टडी में हम उसको यूज कर सकें, जिससे हमें डिजीज़ की कंडीशन जो है वो आइडेंटिफाई हो और एक्यूरेसी को मेजर कर सकें। यानी कि हमको ऐसा ना कैसा कोई क्राइटेरिया देना है डेफिनेशन में कि उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे हमारी डिजीज़। ठीक है। तभी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे।
जैसे कि हम टॉन्सिलाइटिस का एक एग्जांपल लेते हैं। क्लिनिशियन जब टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन देगा तो कैसे देगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल कोज्ड बाय इन्फेक्शन यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब ये डेफिनेशन तो सही है, लेकिन इससे डिजीज़ को मेजर नहीं कर सकते आप। अगर आपको बोल दिया इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल कोज्ड बाय इन्फेक्शन, ठीक है, सिंपल है, लेकिन डिजीज़ मेजरमेंट नहीं हो रहा, ठीक। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशन जब देंगे तो उसमें क्राइटेरिया बना देंगे कि क्राइटेरिया में प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज टॉन्सिल्स, रेड टॉन्सिल्स विद वाइट एक्सुडेट एंड थ्रोट स्वैब कल्चर, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जिसमें निकले, ये 3 चीज़ें होंगी तो हम टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन मानेंगे। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट ने खुद की डेफिनेशन दे दी। एपिडेमियोलॉजिस्ट कैन मेक देयर ओन डेफिनेशन। तो ये क्राइटेरिया मिल गया। अब हम जब पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें एनलार्ज टॉन्सिल देखना है, हमें रेड टॉन्सिल विद वाइट एक्सुडेट देखना है, हमें थ्रोट का स्वाब कल्चर कराना है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी हमारा क्राइटेरिया में, तब हम उस पर्सन को डिजीज मानेंगे, उसको हम केस मानेंगे। उसके बाद ही हम उसे अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, डिस्क्राइबिंग द डिजीज़। तो हमें यहाँ पर डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, देन प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको हम फटाफट करेंगे, इजी टॉपिक है। तो मैं एक बार यहाँ इसी स्लाइड में सारा समझा देता हूँ, फिर जब इसका डिटेल आएगा तो हमारा वो रिवीजन टाइप हो जाएगा। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि 3 तरह के टाइम ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। या तो देखो, टाइम हमने जो डिजीज़ पढ़ी कैसे पढ़ी, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज होती है। शॉर्ट टर्म की जो होती है एक्यूट होती है, लॉन्ग टर्म की जो होती है वो क्रोनिक होती है। लेकिन बीच बीच में कुछ डिजीज होती हैं जो मिड रीजन की हैं, है ना, जिनमें पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है। जैसे सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, यानी कि शॉर्ट टर्म की डिजीज हो गई जिनको हम एपिडेमिक्स बोलेंगे। एपिडेमिक हो गया, एपिडेमिक जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ही आता है। और एपिडेमिक कॉमन सोर्स एपिडेमिक होते हैं, या प्रोपागेटेड होते हैं या स्लो एपिडेमिक होते हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में क्या होता है कि एक ही सोर्स होता है एपिडेमिक का। इसमें भी 2 पार्ट हो गए, सिंगल एक्सपोजर एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर। अब सिंगल एक्सपोजर यानी कि बॉम्ब विस्फोट हो गया, जैसे कहीं बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया तो वो सिंगल एक्सपोजर हुआ। उस सिंगल एक्सपोजर से जितने लोग मर रहे होंगे वो एकदम से मर जाएंगे रैपिडली। उसके बाद में मोर्टेलिटी एकदम से डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो इफेक्ट था वो एक बार में हुआ। कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिनकी डेथ होनी है एक साथ हो जाएगी। तो वो सिंगल एक्सपोजर होता है जिसमें कोई एक ही पीक आता है और उसके बाद में केसेस डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई दूसरी पीक नहीं आती और एक ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो भी केसेज आने एक बार में आ जाते हैं। कंटिन्यूस एक्सपोजर के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस एक्सपोजर के अंदर जो हमारा जहाँ से एक्सपोजर हो रहा है वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि मान लो हम जिस वाटर टैंक से पानी पी रहे हैं वो वाटर टैंक में कोई इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड वाटर है, तो वहाँ पे क्या होगा, केसेज हमारे बढ़ेंगे रैपिडली, लेकिन स्लोली से डाउन होंगे, एकदम से डाउन नहीं होंगे, क्योंकि रिपीटेडली एक्सपोजर हमारे को मिल रहा है। जैसे कोई सेक्स वर्कर है, उसकी वजह से जो केसेज होंगे तो वो रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है वहाँ पे, लेकिन सोर्स एक ही है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में दूसरा इसी में प्रोपागेटेड एपिडेमिक। प्रोपागेटेड एपिडेमिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रोपागेटेड एपिडेमिक का मतलब होता है जहाँ प्रोपागेशन हो। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना। तो कौन सी चीज़ आगे बढ़ सकती है, तो इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है। तो प्रोपागेटेड एपिडेमिक जो है वो इन्फेक्शन की वजह से जो एपिडेमिक होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में अभी कोविड आया, या जहाँ पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन डिजीज़ का हो, या फिर हमारा कोई वेक्टर बोर्न डिजीज़ हो, तो एक से दूसरे में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह से फैलता है। और फिर जब कम होता है तो स्लोली कम होता जाता है। जैसे जैसे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है वैसे वैसे कम होता है। तो केसेज जो है ऐसे स्लोली राइज करते हैं और स्लोली ही डाउन भी हो जाते हैं, है ना, इस तरीके से। अब आ जाता है स्लो एपिडेमिक। स्लो एपिडेमिक या मॉडर्न एपिडेमिक मतलब कि जो आज की तारीख में मॉडर्न डिजीजेज हैं, मॉडर्न डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओवर डेकेड्स 10 साल, 20 साल, 30 साल में डिजीज का जो है चेंजेज देखने को मिलते हैं। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन पिछले 10, 20, 30 सालों में बढ़ती जा रही है, तो स्लो एपिडेमिक है, इनको मॉडर्न एपिडेमिक बोलते हैं हम।
इसका बाद पीरियोडिक फ्लक्चुएशन आता है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन टाइम के साथ में कैसे डिजीज फ्लक्चुएट करती है। तो एक तो सीजनल ट्रेंड है, यानी कि कोई डिजीज पर्टिकुलर सीजन में आए, या साइक्लिक ट्रेंड है, इसमें कोई डिजीज 2 या 3 साल 4 साल में रिपीट होती हो। और एक आता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या सेक्युलर ट्रेंड, जब कोई बीमारी 50 सालों में जा कर के 40 सालों में जा कर के उसका बीमारी में चेंजेज हो जाए। चेंजेस मतलब जैसे देखा जाए तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, और पहले जो लेप्रोसी के केसेज होते थे उतने नहीं होते, वो घटते जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में कर लेते हैं। तो सर डिस्क्राइबिंग डिजीज में फर्स्ट में था शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता था एपिडेमिक, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है ट्रू एपिडेमिक्स इन्हीं को बोलते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। और एपिडेमिक इसमें भी जो कॉमन सोर्स का सिंगल एक्सपोजर आ जाएगा वो ट्रू एपिडेमिक माना जाएगा। तो अक्रेंस ऑफ केस ऑफ ए डिजीज इन नंबर्स विच आर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी मान के चलते हो उससे ज़्यादा अगर केस हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में और पॉपुलेशन में, तो उनको एपिडेमिक मानेंगे। एक डेफिनेशन ये भी है कि जब नंबर ऑफ केसेज जो है +2 HD से ज़्यादा हो जाए, +2 HD स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो जाए तो भी एपिडेमिक मानते हैं। या फिर कोई नई डिजीज आ जाए जिसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 थी, जैसे कोविड पहले होता ही नहीं था तो उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 थी, नई डिजीज आ गई। या फिर रिकरेंस ऑफ एलिमिनेटेड और इरेडिकेट डिजीज, कोई ऐसी डिजीज है जो ख़त्म हो चुकी है, जैसे स्मॉल पॉक्स दुनिया में ख़त्म हो चुका है, एक भी केस नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक केस भी आ जाएगा स्मॉल पॉक्स का तो हम उसको एपिडेमिक मानेंगे। पोलियो जैसे इंडिया से ख़त्म हो गया, पोलियो का एक भी केस आ जाएगा तो उसको हम एपिडेमिक मानेंगे। ठीक, इसी में एक एपिडेमिक कर्व भी आता है, जो कि क्या है कि केसेज और टाइम के बीच में अगर हमें कर्व बना दें तो उसको हम एपिडेमिक कर्व बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकरेंस ऑफ केसेज विद टाइम ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के जो टाइप थे, कॉमन सोर्स, प्रोपागेटेड एपिडेमिक एंड स्लो एपिडेमिक, एक बार तो हमने समझा दिया और इनको हम कर लेते हैं अभी। तो कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक की बात करें, इसको हम पॉइंट सोर्स एपिडेमिक कहते हैं। पॉइंट सोर्स एपिडेमिक में एक ही सोर्स होगा, एक ही पॉइंट होगा, सारे केसेज जो है एक साथ आएंगे, जैसे फूड पॉइजनिंग आ गया या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया। लार्ज केसेज आएंगे शॉर्ट टाइम इंटरवल में, इसलिए केसेज का क्लस्टर मिलेगा, एक साथ बहुत सारे केसेज मिलेंगे। एक्सप्लोजिव होगा, अब देखो एक्सप्लोजिव नाम आते वैसा कि ना, एक्सप्लोजन की वजह से जो केसेज जो भी एपिडेमिक होगा उसको कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक मानेंगे। इसमें एपिडेमिक कर होगा सडन राइज, सडन फॉल मिलेगा, कोई सेकेंडरी वेव नहीं होगी, और सभी केसेज का एक सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। जबकि कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर में क्या होगा, कंटिन्यूस सोर्स से इन्फेक्शन होता है, जैसे कंटामिनेटेड वाटर है, सेक्स वर्कर है, या कोई फॉल्टी वैक्सीन चला गया उसकी वजह से। ज़रूरी नहीं है सारे केसेस साइमल्टेनियस आएँ, अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं। एक्सप्लोजिव नहीं होता, एपिडेमिक में सडन राइज तो देखने को मिलेगा लेकिन फॉल जो है ग्रेजुअल होगा, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। देन प्रोपागेटेड एपिडेमिक आ गया। प्रोपागेटेड एपिडेमिक इन्फेक्शियस ओरिजिन का होता है, जैसे वेक्टर बोर्न, एनिमल रिजर्वायर या पर्सन टू पर्सन। साइमल्टेनियस नहीं होते, एक्सप्लोजिव नहीं होते, लॉन्गर टाइम पीरियड होता है। एपिडेमिक कर्व में ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलता है। इसका स्पीड डिपेंड करता है सेकेंडरी अटैक रेट पर या हर्ड इम्यूनिटी पर। जितना किसी बीमारी का या इन्फेक्शियस एजेंट का सेकेंडरी अटैक रेट ज़्यादा होगा उतना ही केसेज ज़्यादा होंगे, और जितनी पॉपुलेशन की हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा होगी उतना ही केसेज यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो केसेज का होना डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन में लोग कैसे हैं, लोग वैक्सीनेटेड हैं या ससेप्टिबल है। अगर हमारी पॉपुलेशन ससेप्टिबल है, डिजीज होने के इसको चांसेस है, तो प्रोपागेशन बढ़ेगा, और जैसे ही ससेप्टिबल लोग कम हो जाएंगे वैसे प्रोपागेशन रुक जाएगा और एपिडेमिक ख़त्म हो जाएगा। अब हमें ससेप्टिबल लोगों को कम कैसे करते हैं, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करके। तो उनको इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होती है, या तो वैक्सीनेशन से प्रोवाइड होती है, या उनको केस में कन्वर्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, बीमार होकर ठीक हो जाए तो भी ये मिलती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी जो है जब डेवलप हो जाती है, ये हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाती है तो प्रोपागेटेड एपिडेमिक धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे एपिडेमिक से डील करने के लिए वी नीड टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करनी होती है। ठीक है, तो अभी जो कोविड का एपिडेमिक हुआ था वो एक यही टाइप का प्रोपागेटेड एपिडेमिक ही था। देन मॉडर्न और स्लो एपिडेमिक, जो मैंने पहले भी बता दिया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए होते हैं।
ऐसी डिजीज जो स्लोली इंक्रीज कर रही है काफ़ी सालों से, डेकेड्स से, लाइफ स्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ की चेंज की वजह से। इसके बाद में आ जाता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, अकरेंस ऑफ डिजीज इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड। कोई भी बीमारी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होती है, और इसमें दो तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं, सीजनल एंड साइक्लिक। सीजनल ट्रेंड, एक पर्टिकुलर सीजन में कोई डिजीज होगी जिसका रीजन कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, या कोई एजेंट के लिए फेवरेबल टाइम हो सकता है, फेवरेबल सीजन हो सकता है, या हमेशा इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होते, फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं। जैसे यूआरआई का जब कब होने का चांस रहता है, विंटर सीजन में। डायरिया के केसेज कब होते हैं, समर में। आपको वेक्टर बोर्न डिजीज या मस्कीटो इन्फेक्शन कब मिलेंगे, रेनी सीजन के बाद, जब पानी इकट्ठा होगा तो उनमें मच्छर जन बनेंगे तो वेक्टर बोर्न डिजीज होगी। गर्मियों में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, है ना। रेनी सीजन में सांप के बिलों में, स्नेक के बिल में पानी चला जाता है, या अपना रेट्स के बिलों में पानी चला जाता है तो स्नेक बाइट के केसेस बढ़ जाते हैं, या जो रेट्स बाहर आते हैं तो उनसे लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या रेनी सीजन के अंदर आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब सीजनल ट्रेंड में आ गया। साइक्लिक ट्रेंड में क्या होगा, डिजीज अकर साइक्लिकली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वीकेंड्स पे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं, तो वीकेंड्स पे लोग छुट्टी होती तो गाड़ी लेके निकल जाते हैं बाहर, तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्री वैक्सीनेशन एरा में मीजल्स हर 2-3 साल में हो जाता था, रूबेला 6 से 9 सालों में हो जाता था। तो ये जो है क्यों होती थी इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसा माना जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी में चेंज होने की वजह से इस तरीके का होता था साइक्लिक ट्रेंड का डेवलपमेंट। तो हर्ड इम्यूनिटी दो जगह इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो साइक्लिक ट्रेंड के डेवलपमेंट के लिए, दूसरा प्रोपागेटेड एपिडेमिक के एंड के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, इनको सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। तो डिजीज का जो इंसिडेंस है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाता है, कई सालों में, 10 साल तक भी हो सकता है, घट या बढ़ दोनों हो सकता है। जैसे कि एनसीडी या लंग कैंसर जो है पिछले 50 सालों में बढ़ गया, टीबी, लेप्रोसी, पोलियो, टाइफाइड पिछले 50 सालों में घट गया, ठीक है। अब इसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में आता है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो अब ये इसमें देखा जाता है कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग प्लेसेस में जो डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। यानी कि आप दो अलग अलग कंट्री में, या दो सिटीज़ में, या दो रूरल अर्बन एरिया में आपको डिजीज को कंपेयर करना है तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम कर सकते हैं। अब इसमें जैसे इंटरनेशनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे ओरल कैविटी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर इंडिया में ज़्यादा होता है ना। या फिर जैसे देखा जाए तो कोई किसी दूसरे यूएस वगैरह में स्टमक कैंसर का जैसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेशनल वेरिएशन देखा जाएगा, जैसे सब हिमालयन एरिया में गोइटर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर आप जाओगे तो वो लेथारिज्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से नेशनल वेरिएशन हो गया। एक रूरल अर्बन वेरिएशन है, जूनोटिक डिजीज़ या आईएमआर या एमएमआर जो है रूरल एरिया में हाई है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अर्बन एरिया में हाई है। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है तो उसके लिए आपको एरिया स्पॉट मैप बनाना पड़ता है। तो एरिया स्पॉट मैप देख लिया। अब उसमें आपने देख लिया कि हम जैसे गांव का एरिया बना के लिया, एरिया हमने ये देख लिया, जैसे हम किसी विलेज में इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक करने गए तो वहाँ हमको जा कर के बोलते हैं भाई आपके एरिया का मैप दे दो, तो उसको वहाँ जाके एरिया का बोलने की, जिसको बोलते हैं नज़रिया नक्शा बोला जाता है उसको, कि नज़रिया नक्शा दे दो, ठीक है। तो वो नक्शे में लेकर देखिए कि भाई जो केसेज है वो कहाँ मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे डॉट डॉट बना के देखते हैं। क्लस्टरिंग ऑफ केसेज हमारे को जहाँ मिलेंगे वहीं हमें जो है कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस मिलते हैं। जैसे मान लो कोई लोग हैं इस एरिया में ज़्यादा बीमार हो गए, डायरिया हो गया, अब मालूम पड़ा यहाँ वो नियर में कोई वाटर सोर्स था तो उस वाटर सोर्स इन्फेक्टेड था। जैसे जॉनसन उन्होंने कोलेरा का जिस तरह से पता लगाया था, उन्होंने भी एरिया स्पॉट मैप से ही पता लगाया था। वो बुक में उसका पिक्चर भी दिया हुआ है, जो है आप देख लेना। इसके बाद जैसे माइग्रेशन स्टडीज़ क्या होती हैं ये भी हमको देखना है। तो माइग्रेशन स्टडीज़ क्यों की जाती हैं, तो माइग्रेशन स्टडी इसलिए की जाती है कि अगर दो कंट्री हैं अलग अलग तो उन दोनों कंट्रीज़ का जो डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो अगर ए कंट्री और बी कंट्री है, ए कंट्री के लोग अगर इधर जाते हैं या बी कंट्री के लोग इधर आते हैं तो डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है या माइग्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें यहाँ देखना होता है। तो टू रिकॉग्नाइज द इफ़ द कोज इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर, तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है या जेनेटिक फैक्टर की वजह से ज़्यादा आ रहा है। तो ये किस में की जाती है, ये की जाती है स्टडी इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द माइग्रेंट्स, यानी कि
ए कंट्री के लोग बी कंट्री में गए, तो यहाँ के जो लोगों में स्टडी की जा गई। उसके बाद अमंग द माइग्रेंट पॉपुलेशन, जो लोग यहाँ से जाके इधर गए उनमें की जाएगी। इन द पॉपुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री, और यहाँ की कंट्री के लोगों में हमको स्टडी करनी है, यानी कि दोनों कंट्री के पॉपुलेशन में तो स्टडी करनी है और जो लोग गए हैं माइग्रेंट्स उनमें भी स्टडी करनी है। तो 3 पॉपुलेशन हमारे पास में यहाँ हो गई। अब हम करते कैसे हैं इसको, तो हम करेंगे माइग्रेशन ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन बिटवीन 2 जोग्राफिकल डिफरेंट पॉपुलेशन ए एंड बी। ठीक, क्या किया जाएगा, जैसे कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, यहाँ से कुछ पॉपुलेशन में लोग इधर चले गए। अब यहाँ जाने के बाद में हमने जब देखा कि इसमें जो डिजीज का या मोर्टेलिटी का जो पैटर्न आया, नई ये पॉपुलेशन जो माइग्रेट पॉपुलेशन में, ये माइग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर डिजीज या मोर्टेलिटी का पैटर्न इन लोगों के बराबर जैसा आ गया, यानी कि नई कंट्री के लोगों में और पुरानी दूसरी कंट्री से जो लोग गए वहाँ में दोनों में सेम पैटर्न आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जेनेटिक्स तो डिफरेंट था ए वाले लोगों का इन बी वाले लोगों से, लेकिन फिर भी इनको डिजीज में सेम पैटर्न आया। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है जो डिजीज कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं आया तो, अगर मान लो ये मान लें कि ये जो पॉपुलेशन, अब ये तो हो गई हमारी एक बात है ना, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, फिर समझ में आएगा। अब जैसे मान लो ए से बी में जो पॉपुलेशन गई थी, यानी कि जो माइग्रेंट गए थे, इनके अंदर डिजीज के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, ये ए के जितना ही रहा। इसका मतलब यहाँ जो डिजीज हो रही है वो एनवायरनमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ के लोगों की जेनेटिक्स की वजह से ही हो रही है। ठीक है, ये माइग्रेशन स्टडी इस तरह से की जाती है। इसको मैं वापस से समझा देता हूँ कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कोई पॉपुलेशन माइग्रेंट होती है और माइग्रेशन होने के बाद उनमें अगर कोई डिजीज़ बढ़ती है जो कि बी कंट्री वाली डिजीज़ इन लोगों में भी होती है, तो इसका मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है। और अगर ये लोग डिजीज़ से अफेक्ट नहीं होते तो इसका मतलब ये डिजीज़ यहाँ के लोगों में केवल और केवल उनकी जेनेटिक्स की वजह से होती है, एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास में पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो पर्सनल कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, एज हो सकती है, सेक्स हो सकता है, एथनिसिटी, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर, स्ट्रेस या माइग्रेशन, कुछ भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ आता है बाईमोडलिटी। बाईमोडलिटी क्या है कि जैसे हम जनरली क्या कहते हैं कि कोई डिजीज जो है किसी पर्टिकुलर एज में होती है, पर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या है, 2 पीक देखने को मिलते हैं बीमारी के। एक तो 15 से 35 साल की एज के बीच में देखने को मिलता है और 50 साल की बाद की एज में देखने को मिलता है। अगर हम एज ग्रुप का और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का एक ग्राफ बनाएंगे तो ये देखने को मिलेगा 15 से 35 साल के बीच के लोगों में पीक मिलेगा और फिर 50 साल के बाद में आपको पीक मिलेगा देखने को। तो इसको बाईमोडलिटी कहा जाता है। इसके बाद में आ गया मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। तो मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ में हमको डिजीज़ का लोड पता करना है कि डिजीज़ जो उस एरिया में कितनी, उस डिजीज़ का मैग्नीट्यूड कितना, इंसिडेंस क्या है, प्रिवलेंस क्या है, मोर्टेलिटी का डाटा क्या है। तो इससे हमें जो भी हमने ग्रुप बनाया है, सब ग्रुप बनाया, उसके अंदर डिजीज़ फ्रिक्वेंसी का पता चलता है। और इसको एस्टिमेट करने के लिए या तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हम पहले भी पढ़ के आए, प्रिवलेंस पता लगता है, मतलब कितने लोग हैं। मान लो एक पॉपुलेशन है, इसमें हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया कि भाई बताओ इस समय हमारे पास डिजीज़ के कितने केस हैं, तो उसको प्रिवलेंस बोलते हैं, इसलिए क्रॉस सेक्शन बनाया। यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन होता है स्टडी पॉपुलेशन का, और क्रॉनिक इलनेस के लिए हम की जाती है। जैसे कि हमने एक फ़ोटोग्राफ खींचा, उस फोटोग्राफ में जितने लोग आ गए वो हमारा प्रिवलेंस हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी लंबी होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट पे ख़त्म करनी पड़ती है, जैसे कि कोई सिनेमा में मूवी चलती है उस तरह से। और इस समय इंसिडेंस भी पता लगेगा, एटियोलॉजी पता लगेगी, पैथोजेनेसिस, नेचुरल हिस्ट्री, पूरी डिजीज़ की पता चल जाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी से। ठीक है, तो यहाँ हमारे को इनसे मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ का पता लगा। अब हमें मेजरमेंट ऑफ इंडिसेज अलग अलग पता लग गए हमको, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे
डिजीज की फ्रिक्वेंसी का हमने कंपैरिजन किया दोनों ग्रुप का, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ग्रुप उन दोनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप में डिजीज ज़्यादा है या कौन सा डिजीज इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की वजह से अफेक्टेड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन किया बाय अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू कंपेयर द डिफरेंस इन द डिजीज फ्रिक्वेंसी। कोई भी बायोस्टैटिस्ट का हमने टेस्ट लगा लिया सिग्निफिकेंस के लिए, दोनों ग्रुप ले लिए। दिस रिवील्स इफ वन और मोर टाइप ऑफ ग्रुप हैज़ मोर और लेस डिजीज बर्डन, किसमें डिजीज ज़्यादा है पता लग जाएगा। एंड वी कैन डिफाइन ग्रुप हु आर एट हाई रिस्क, तो ये पता लग जाएगा कौन सा ग्रुप हाई रिस्क पे है। जिस ग्रुप में डिजीज ज़्यादा है वो ग्रुप जो हमारा हाई रिस्क पर है। अब हमको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। हमने सारा डिस्क्रिप्शन कर ही लिया, हमें पता लग ही गया, तो उससे हमने रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब रिस्क फैक्टर जब हमको आइडेंटिफाई हो गया तो हमने हाइपोथेसिस बना ली। क्या हाइपोथेसिस बना ली कि भाई जो है ये हमारे को बीमारी लोग मालूम पड़े कि ये ग्रुप है, इसमें बीमारी ज़्यादा है और ये ग्रुप ये चीज़ करता है, तो इसकी वजह से रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब वो जो भी है, जैसे कि मान लो हम ऑक्यूपेशनल की बात करें तो कोल माइन वर्कर्स के अंदर हमारे को लंग कैंसर या लंग से रिलेटेड डिजीज ज़्यादा मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो है न्यूमोकोनियोसिस के चांसेस जो है कोल माइन वर्कर्स में ज़्यादा है, क्योंकि ये कोल में काम करते हैं। अब उसमें ये देख लें कि कोल में जो 30 साल काम कर रहा है उसमें ज़्यादा चांस मिलेंगे, 20 साल वाले में कम मिलेंगे, 10 साल में कम मिलेंगे, तो हमारी एक हाइपोथेसिस बना लेंगे। तो एक हमने एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की हाइपोथेसिस बना ली। और जो हाइपोथेसिस है ये क्या होती है, इट इज़ ए सपोजिशन रिगार्डिंग द प्रोबेबल कोज। एक सपोजिशन होती है, सपोजिशन बना लेते हैं प्रोबेबल कोज के लिए आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करके टाइम प्लेस पर्सन स्टडी में। तो टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग हमने डिजीज को ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व को करने के बाद हमने एक प्रोबेबल कोज का सपोज कर लिया, प्रोबेबल कोज को और हाइपोथेसिस बना ली। अब ये बना तो ली, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए हमें एनालिटिकल स्टडी की जरूरत पड़ेगी। अगर एनालिटिकल स्टडी से हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब हाइपोथेसिस इस तरह से बनाई जाती है कि इट कैन बी टेस्टेड, उसको टेस्ट किया जा सके। जैसे अब आपने एक लाइन बोल दी सिगरेट स्मोकिंग कोज कैंसर, तो ये एक वेग लाइन है, रैंडम लाइन है, लेकिन हमने ऐसा बोला स्मोकिंग ऑफ 30 to 40 सिगरेट्स पर डे कोज लंग कैंसर इन 10% स्मोकर्स आफ्टर 20 ईयर एक्सपोजर। तो यहाँ हम जब एनालिटिक स्टडी करेंगे तो हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो जब हम एनालिटिक स्टडी करेंगे तो हम क्वेश्चनियर बनाएंगे, तो उसके अंदर ये पूछेंगे कि आप कितनी सिगरेट पी रहे हो, कितने साल से पी रहे हो, तो हमारे को फिर हमें डाटा हम एनालिसिस कर पाएंगे ऐसे लोगों का। ठीक है, इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की यूज क्या है, तो मैग्नीट्यूड पता लगता है, प्लानिंग कर सकते हैं या प्लानिंग के लिए डाटा दे सकते हैं, एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर का पता लगा सकते हैं, टाइम प्लेस पर्सन को रिस्क कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं रिसर्च में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा खत्म हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब इसके एमसीक्यूज की बारी आती है, तो बहुत ईजी एमसीक्यूज हैं इसके। सीजनल ट्रेंड इज़ ड्यू टू वेक्टर वेरिएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, चेंज इन हर्ड इम्यूनिटी। तो सीजनल ट्रेंड तो वेक्टर की वजह से होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है और सीजनल में भी होती है, साइक्लिक में भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर, अब जैसे हम ह्यूमन स्पीसीज हैं तो हम आपस में ही कंपटीशन करेंगे, तो एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको इंट्रा स्पीसीज बोल देंगे हम। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे इंटर स्पीसीज, है ना। तो ये इसका आंसर नहीं है, दो आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिंगल एक्सपोजर कॉमन व्हीकल आउटब्रेक। सिंगल एक्सपोजर की बात चल रही है, ठीक। करेक्टर क्या है, करेक्टर ये है फ्रिक्वेंट सेकेंडरी केस नहीं होते सिंगल एक्सपोजर में। सीवियरिटी इंक्रीज विद इंक्रीज एज, नहीं, एज बढ़ने के साथ, यानी कि एपिडेमिक की एज बढ़ने के साथ घटता है। एक्सप्लोजिव होता है, बिल्कुल सही बात। केसेज अगर कंटिन्यूस बियॉन्ड द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, नहीं होते, एक बार ही हो जाते हैं सारे केस जो भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी। देन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक के लिए क्या ट्रू है। अकर इन मोर देन वन इंक्यूबेशन, गलत। अकर इन वन इंक्यूबेशन, सही। एक्सपोज कंटिन्यूस, गलत। एपिडेमिक फॉर वेरी, नहीं, बहुत रैपिडली फॉल होता है, तो अकर्स इन वन इंक्यूबेशन पीरियड इज द राइट आंसर। ठीक है। देन भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक मैंने बता दिया था आपको ये। देन लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इज सीन इन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन किस में देखने को मिलते हैं,
साइक्लिक ट्रेंड, एपिडेमिक, सेक्युलर और सीजनल। तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को हम सेक्युलर ट्रेंड्स कहते हैं। लॉन्ग सीजनल तो सीजनल हो गया, लॉन्ग टर्म कहाँ से हुआ? एपिडेमिक भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। साइक्लिक ट्रेंड 2 या 3 साल में रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दिस देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस इज ट्रेंड इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है। एक है ट्रू अबाउट कंटिन्यूस कॉमन सोर्स एपिडेमिक। क्या सही है कंटिन्यूस कॉमन सोर्स एपिडेमिक के लिए? तो कंटिन्यूस कॉमन सोर्स कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यूस है ना, सिंगल एक्सपोजर नहीं है। तो हाई सेकेंडरी अटैक रेट, तो यहाँ पे सेकेंडरी अटैक रेट हाई नहीं होती है ना, हाई नहीं होती, इसमें स्लो स्लो चलता रहता है। हाई सेकेंडरी अटैक रेट कब होगी? जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 या 8 इस तरह से चलेगा, यानी कि प्रोपागेटेड होगा तब। यहाँ पे एक ही सोर्स है तो इस यही कर रहा है जो कर रहा है ना, तो एक ही सोर्स है तो सेकेंडरी अटैक रेट हाई नहीं हो सकती। ड्यूरेशन मोर देन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, बिल्कुल सही है, मोर देन 1 इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अगर सिंगल एक्सपोजर होता तो 1 होता। रैपिड राइज एंड फॉल, रैपिड राइज एंड फॉल होता है सिंगल एक्सपोजर में, तो ये भी आंसर सही नहीं है इसका। ब्रीफ एंड साइमल्टेनियस एक्सपोजर, ये भी होता है सिंगल एक्सपोजर में, तो हमारा आंसर बी आंसर है इसका। ठीक है। अब साइक्लिक ट्रेंड क्या है? साइक्लिक ट्रेंड इज वेरिएशन इन हर्ब इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली आंसर है इसका। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हेपेटाइटिस ए क्या है? एक इन्फेक्शन है, और मैंने बताया था इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कौन सा होता है? प्रोपागेटेड एपिडेमिक होता है। सिंगल सोर्स तो बॉम्ब विस्फोट के लिए हो गया है ना। कॉमन सोर्स जो है जैसे इन्फेक्टेड वाटर है वगैरह, इसके लिए हो गया। और प्रोपागेटेड एपिडेमिक्स का आंसर आ जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमारे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।